हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हम एक नया बैच स्टार्ट या नया एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट जो कि मोस्टली कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है और आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप हिस्ट्री को इग्नोर करो क्योंकि हिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। और मोस्टली लोग हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो स्कोर करना और सब्जेक्ट्स में पसंद करते हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी या फिर इंग्लिश या मैथ्स, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बच्चे जो हैं स्कोर कर लेते हैं लेकिन हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। ऑब्वियसली हिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, हिस्ट्री का कोई एंड नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं इससे भागते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके लिए होती है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह नहीं मिलती है। देखो, अगर बेसिकली आज के टाइम में ना आपको हर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। पे करके आप वहाँ अगर पढ़ते हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हो, बुक्स कई लोगों को पता नहीं होती कैसे पढ़ें, या फिर उनको अगर ऐसा देखा जाए तो वो अगर वो पढ़ते हैं कहीं किसी बुक से तो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आती चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे मेजर फैक्टर्स रहते हैं हिस्ट्री को लेकर कि जो कि बच्चे फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम्स की, देखो, अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, चाहे एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो, आईएएस का हो, ठीक है, कोई सा भी जीएस का एग्ज़ाम उठा लो, कोई भी ऐसा पेपर उठा लो जिसमें आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चंस आराम से आप हिस्ट्री से देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि उन 10-15 क्वेश्चंस को छोड़कर हम अगर बाकी क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हम स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन भी कर पाए ना तो भी हमारी बहुत अच्छी बात, 10 में से अगर हम 5 भी कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर आप हमारे इस सीरीज़ के साथ, इस प्ले हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सीरीज़ के साथ रेगुलर कनेक्ट रहेंगे और आप रेगुलर वीडियोस देखेंगे, ऐसा नहीं है आप क्लास मिस करो, आपको रेगुलर हमारी वीडियो जो है हिस्ट्री की 4 बजे आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। देखो, 3 तरह की हिस्ट्री है। पहली हिस्ट्री आती है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी, जो कि अगर मैं बात करूँ कौन से सन से स्टार्ट होती है एंशियंट हिस्ट्री, तो मैं बात करूँ 1100 बीसी से पहले की अगर बात करूँ ना, 1100 बीसी से पहले का जो समय है ना वो आता है एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है। और मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो वो आता है 1100 बीसी से 1707, यानी कि 1100 से 1707 बीसी। इसके मिड टर्म जो टाइम पीरियड है, मिड, ठीक है, 1100 से 1707 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आती है मेडिवल हिस्ट्री। और तीसरा आता है अपना मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आती है 1707 से लेकर 1947, यानी कि 1707 टू 1947 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आती है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो हम एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में शुरू करूँगा, क्योंकि एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू एंशियंट और मेडिवल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँ तो आपको एंशियंट नहीं आती या मेडिवल नहीं आती तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अलग तरीके से, मैं आपको जिस तरह से पढ़ाऊँगा उस तरह से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैंने वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, टाइम पीरियड जो आता है 1707 से लेकर 1947 के बीच का टाइम पीरियड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बताता हूँ। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा डिक्लिनेशन ऑफ मुगल्स। डिक्लिनेशन का मतलब होता है कि उन मुगल्स, या डिक्लिनेशन का अगर मैं हिंदी में शब्द बताऊं तो ख़त्म हो जाना, ठीक है, उसका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाना। मुगल्स का जो भी उनका राज ठाट था, जो भी उनका राजपाट था, जो भी उनका एम्पायर था, उन सब चीज़ों का ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो कैसे ख़त्म हुआ, क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि डिक्लिनेशन यानी कि मुगल्स का अंत, मुगल का जो एम्पायर था वो कैसे नष्ट हुआ, कैसे चीज़ें ख़त्म हुई, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी। ये हमारे मुगल जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं, अगर आप इस मैप में आप देखते हो, ठीक है, इस मैप में आप देखो तो ये अपना जो इंडिया है ना, इंडिया का अगर आप ये वाला हिस्सा देखते हो, ये वाला हिस्सा करीब करीब, तो आप यहाँ पर देखो सब जगह पूरा एक मुगल एम्पायर है, ठीक है, ये एक मुगल एम्पायर है। अब मैं बात करूं कि ये जो एम्पायर है ना,
ये किसने बनाया था? ये जो एम्पायर बनाया था 1526 में, दिस एम्पायर वॉज मेड बाय बाबर। बाबर एक राजा थे जो कि मुगल के किंग थे, ठीक है। उन्होंने 1526 में इस मुगल एम्पायर को खड़ा किया था, ठीक है। बाबर कौन थे? बाबर एक किंग थे, मतलब राजा थे, लीडर थे उस पूरे मुगल एम्पायर के, और उन्होंने इस एम्पायर को बनाया था 1526 में, ठीक है। 1526 से पहले या 1526 तक एक एम्पायर था, देयर इज वन एम्पायर दैट इज दिल्ली सल्तनत, ठीक है। 1526 से पहले और 1526 तक एक एम्पायर था दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली एम्पायर कह सकते हो जिसको आप। उसको बाबर ने एक युद्ध करके जीता था। बाबर फॉट वन बैटल दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 विद इब्राहिम लोदी। दिल्ली एक दिल्ली एम्पायर था 1526 तक, ठीक है। 1526 में दिल्ली एक एम्पायर था, ठीक है, दिल्ली एम्पायर से जिससे बाबर ने लड़ाई करी, और वो एक फर्स्ट बैटल था पानीपत का, और जो कि 1526 में हुआ तो उन्होंने किया था इब्राहिम लोदी के साथ। मतलब मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली एम्पायर के जो राजा थे इब्राहिम लोदी, बाबर ने उनसे लड़ाई करी दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली एम्पायर के साथ, उस दिल्ली एम्पायर को जीता। बाबर ने क्या किया? डिफीट किया, हराया इब्राहिम लोदी को 1526 में, ठीक है, और उस दिल्ली एम्पायर को ख़त्म किया, समझे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि दिल्ली एम्पायर को जीता, उन्होंने इब्राहिम लोदी से लड़ाई करी, 1526 में एक वॉर हुआ और उन्होंने इस दिल्ली एम्पायर को ख़त्म किया। और इब्राहिम लोदी लास्ट सबसे आखिरी राजा थे किसके? दिल्ली एम्पायर के। तो दिल्ली एम्पायर को जीता बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके, ठीक है। ये देखो, मैं आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये बस एक कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आ सकें। ये मैं थोड़ा पास्ट यानी थोड़ा पीछे से कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आ सके, ठीक है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, मैं थोड़ा सा पास्ट का कंटेंट उठाया है जिससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री ईजी रहे, तो आप इससे थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। तो मैं आपको क्या बताया मैंने स्टार्टिंग से, दिल्ली एक मुगल एम्पायर था जो कि अपने इंडिया में ऑल ओवर पूरा का पूरा एक इंडिया कवर किए हुआ था, ठीक है। 1526 में बाबर ने इस एम्पायर को खड़ा किया, ठीक है, और इस बाबर ने इस एम्पायर को खड़ा किया 1526 में, और 1526 तक उसके बाद 1526 तक एक बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, दिल्ली एम्पायर को जिस उन्होंने ख़त्म किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया 1526 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है, और उन्होंने इब्राहिम लोदी को साथ वॉर किया और उस दिल्ली एम्पायर को नष्ट किया, ख़त्म किया। और इब्राहिम लोदी थे ना जो दिल्ली एम्पायर के, वो आखिरी राजा थे, ठीक है। आफ्टर दैट बाबर मेक दिल्ली एम्पायर कन्वर्ट इनटू मुगल एम्पायर, और फिर उन्होंने उस दिल्ली एम्पायर को जो कि इब्राहिम लोदी का दिल्ली एम्पायर था उसको जीता, उसको खत्म किया, और उस दिल्ली एम्पायर को उन्होंने बना दिया मुगल एम्पायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 जीता उन्होंने, और उन्होंने दिल्ली एम्पायर को, ठीक है, 1526 में, और बाबर बने वहाँ के राजा, और उन्होंने इस दिल्ली एम्पायर को मुगल एम्पायर बनाया 1526 में, ठीक है। तो फर्स्ट मुगल किंग कौन थे? बाबर, ठीक है। सबसे पहले राजा जो मुगल एम्पायर को खड़ा करने के थे, जो मुगल एम्पायर जिसने खड़ा किया 1526 में, उसके जो सबसे पहले राजा थे वो थे बाबर, याद रखना, ठीक है। अब हम इसको 4 हिस्सों में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। पहला फेज अपना रहेगा फेज 1 मुगल ग्रेट एम्पायर, हम मुगल के बारे में पढ़ेंगे। फेज 2 हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर डिवाइड हुआ छोटे छोटे किंगडम्स में, ठीक है। इंडिया में जो मुगल एम्पायर था उस मुगल एम्पायर के टुकड़े हुए, छोटे छोटे टुकड़े हुए, छोटे छोटे एम्पायर किंगडम्स बने, और फिर उन किंगडम्स पर, उन चीज़ों पर कैसे ब्रिटिशर्स ने राज किया। और फेज 4 हमने पढ़ा कि फिर हमने इंडिपेंडेंस जो वॉर किया उसमें हमने ब्रिटिशर्स को कैसे भगाया। तो ये 4 फेज अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री एंड हो जाएगी। पहला एम्पायर हम पढ़ेंगे, पहला फेज पढ़ेंगे कि कैसे मुगल जो ग्रेट एम्पायर उन्होंने खड़ा किया था वो कैसे किया, ठीक है। फेज 2 में फिर वो जो मुगल एम्पायर था वो उसके कैसे टुकड़े हुए, ठीक है। तीसरा फिर उन टुकड़ों पे, उन पार्ट्स पर कैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने किस वजह से आए, उन्होंने कैसे राज किया, कैसे उन्होंने चीज़ें वहाँ पर जीती। फिर हम लोगों ने, हम इंडियंस ने उन ब्रिटिशर्स को इंडिपेंडेंस वॉर करके भगाया अपने देश से। तो इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1947 तक, कि इस पूरे टाइम पीरियड करीब करीब 200 से 250 साल करीब हैं, 200 साल करीब हैं, उसको हमने कैसे पूरा टाइम लगा। अब मैं आगे चलता हूँ
यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है भाजसा। भाजसा का मतलब यहाँ पर ये, सबसे पहले जो राजा थे मुगल एम्पायर के वो थे बाबर, फिर उसके बाद बाबर के बेटे आए हुमायूं, फिर हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये जो छह किंग्स थे ना, एक दो तीन चार पाँच और छः, ये छह जो राजा थे, ये छह राजा मुगल एम्पायर के थे। ठीक है, देखो, और मैं बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर छह किंग्स के नाम लिखे हैं, मतलब बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, अब मैं बात करूं मैंने औरंगजेब तक क्यों लिखा है। औरंगजेब के बाद और भी राजा रहे मुगल एम्पायर के, लेकिन जो औरंगजेब के बाद के जो बच्चे रहे, बेटे रहे, ठीक है, वो बहुत वीक थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बहुत मतलब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस मुगल एम्पायर को संभाल सकें। तो औरंगजेब ही एक ऐसा आखिरी राजा था जो कि इस मुगल एम्पायर को अच्छे से चला पा रहा था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि मुगल एम्पायर के बाद, औरंगजेब के बाद इस मुगल एम्पायर का एंड होना शुरू हो गया। मतलब अगर मैं बात करूं औरंगजेब के करते करते, मतलब उसके ड्यूरेशन में या उसके राजा के बाद इस मुगल एम्पायर का एंड होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, और उसके टुकड़े होना शुरू हो गए। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि औरंगजेब के बाद और बहुत सारे राजा बने मुगल एम्पायर के, मुगल एम्पायर काफ़ी टाइम तक रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ग्रेट, एक पावरफुल, एक स्ट्रांग राजा की, तो ये जो छह राजा थे ना, जो मैंने आपको ऊपर बताए, यही थे इस मुगल एम्पायर को संभालने के, चलाने के। ये छह राजा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये छह राजा, इन्होंने मुगल एम्पायर को संभाल के रखा था। उसके बाद जब औरंगजेब का टाइम आया उस ड्यूरेशन में, और उसके बाद मुगल एम्पायर एंड होने की कगार पे स्टार्ट हो गया। तो मैं बात कर रहा था बिकॉज अगर दे आर दोज किंग्स हु टुक मुगल एम्पायर टू ग्रेट हाइट्स, मैंने आपको बताया कि ये जो छह राजा थे ये मुगल एम्पायर को एक ऊंचाइयों पर ले गए थे, एक पावरफुल बनाया था उन्होंने मुगल एम्पायर को। ठीक है, पावरफुल बनाया था, स्ट्रांग बनाया था। एक मुगल एम्पायर राज था, मतलब नाम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, कोई भी उसको जीत नहीं सकता था, कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता था। तो यानी कि मैं बात करूं, औरंगजेब इज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इन मुगल एम्पायर। ठीक है, औरंगजेब एक लास्ट ऐसा आखिरी राजा था जो कि मुगल एम्पायर को संभाले हुए था, या उसकी वजह से चीज़ें एंड हुई, या उसकी ड्यूरेशन में चीज़ें ख़त्म हुई, और उसके बाद मुगल एम्पायर नहीं चल सका। राजा तो और लोग भी आए, ठीक है, मुगल एम्पायर के राजा और भी बने, लेकिन उसके बाद औरंगजेब जो मुगल एम्पायर था ना, वो नहीं टिक सका, उसके टुकड़े होते चले गए, और वो उस पर ब्रिटिशर्स राज करते चले गए, और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर मैं बात करूं 1707 में औरंगजेब जब मर गया, उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट फ्रॉम 1526 एंड औरंगजेब डाइड इन 1707। मैंने आपको बताया कि मुगल एम्पायर स्टार्ट कब से हुआ था, 1526 में बाबर ने खड़ा किया था इस मुगल एम्पायर को, और औरंगजेब की ड्यूरेशन में, औरंगजेब के मर जाने के बाद 1707 में जब औरंगजेब मर गया, उसके बाद जितने भी मुगल एम्पायर के लीडर्स रहे, राजा रहे मुगल एम्पायर के, वो सारे के सारे कमज़ोर थे। ठीक है, उनके पास इतनी न बुद्धि थी, ना इतनी उनके पास ताकत थी, ना उनके पास इतनी समझ थी उस एम्पायर को चलाने की और संभालने की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, अगर हम देखते हैं 1526 से 1707 तक मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मतलब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, और 1707 तक मुगल एम्पायर स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद वो बहुत वीक हो गया। तो यानी कौन कौन से राजा थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन छह राजाओं के बाद मुगल एम्पायर नहीं चल सका। अब मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 1707। अगर मैं बात करूं आफ्टर 1707 मींस आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, औरंगजेब जब खत्म हो गए उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। मैंने लिखा है यहाँ पर 1526 टू 1707, इन दिस टाइम पीरियड वी विल स्टडी मेडिवल हिस्ट्री। ओके, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1526 1707 इस ड्यूरेशन में, मतलब 1526 से लेकर 1707 के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, मेडिवल हिस्ट्री। बट लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 1707 के बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, यानी कि औरंगजेब की डेथ के बाद की हिस्ट्री जो स्टार्ट होगी उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, और उसके बाद की हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मैंने आपको 4 फेज़ बताए थे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक मैप दिखा रहा हूँ, ये मैप आप देखिएगा। यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं जो कि डिवाइड हुए मुगल एम्पायर के टुकड़े हुए, और वो कौन कौन से टुकड़े थे आप यहाँ पर मैंने देखो बताया। ये वाला अवध हो गया,
ये बंगाल, ये सिंध, मराठास, हैदराबाद और कार्नाटिक, ठीक है, ट्रेवनकोर, ठीक है। तो ये कुछ हिस्से थे जो कि मुगल एम्पायर के टुकड़े हुए। मतलब मैंने यहाँ पर फेज़ 1 में लिखा है कि आफ्टर सम टाइम, जब मतलब औरंगजेब तो चले गए, उसके बाद टुकड़े कौन कौन से पार्ट्स में हुए, सिंध हो गया, अवध हो गया, बंगाल किंगडम हो गया, कर्नाटक हो गया, ट्रेवनकोर हो गया, हैदराबाद हो गया। इस नाम से ये जो टुकड़े हैं ये मुगल एम्पायर के हो गए, यानी कि मुगल एम्पायर का एंड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुगल एम्पायर मतलब ये मुगल एम्पायर था। यहाँ अगर मैं बात करूँ, इस पूरे हिस्से में मुगल एम्पायर था। ये फेज़ 1 हो गया। फेज़ 2 में मैंने बताया मुगल एम्पायर के टुकड़े हुए, जो कि मैंने बताया इट मीन्स एट दैट टाइम मुगल एम्पायर रूल इन इंडिया मोस्ट पावरफुल एम्पायर एंड आफ्टर सम टाइम दिस एम्पायर ब्रेक इन मैनी पार्ट्स। मैंने ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं छोटे छोटे, ये पार्ट्स हैं जो कि मुगल एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया। फेज 3 मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब व्हेन द मुगल एम्पायर ब्रेक, जब मुगल एम्पायर के टुकड़े होना शुरू हो गए, टुकड़े हो गए छोटे छोटे, तब वहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इन टुकड़ों पर राज किया, ठीक है। फेज 3 में अपना क्या था, ब्रिटिशर्स। तो फिर ब्रिटिशर्स कैसे, जब सब मुगल एम्पायर्स के टुकड़े हो गए उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इन टुकड़ों को कवर किया और इन पर राज करना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स ने इन मुगल एम्पायर के जो टुकड़े थे इन पर राज करना शुरू कर दिया, फिर जो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी जी जान लगा दी, कोशिश लगा दी और इन ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगाने की। देन आर फ्रीडम फाइटर्स विल फाइट टू गेट दीज ब्रिटिशर्स आउट ऑफ इंडिया। अपने देश से, अपने इंडिया से इन ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए सारे काम जो भी उनसे हो सकते थे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें वॉर करने थे, वॉर किए, आंदोलन किए, जो भी चीज़ें करनी थी हमारे इंडिपेंडेंस लेने के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी पूरी फाइट करी और इन ब्रिटिशर्स को 1947 तक इन ब्रिटिशर्स को अपने देश से भगा दिया, ठीक है। तो 4 फेज में हम हिस्ट्री कवर करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले एक मुगल एम्पायर जो कि बाबर ने खड़ा किया 1526 में। औरंगजेब की डेथ होने के बाद 1707 के बाद मुगल एम्पायर के टुकड़े होना स्टार्ट हो गए। और जब मुगल एम्पायर के टुकड़े होना स्टार्ट हो गए तो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने उन टुकड़ों पर राज किया, उन पर कवर किया, उनको कवर किया, उन पर राज किया, ठीक है। और चौथे में फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उन ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी, फाइट करी, वॉर किए, आंदोलन किए, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, स्कीम्स लेकर आए, पॉलिसीज़ लेकर आए। और जैसे तैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उन ब्रिटिशर्स को 1947 में हमारे देश से खदेड़ दिया। ये थी अभी तक फेज 4 तक अपनी लास्ट कहानी, और इतने में ही हमारा कवर हो जाता है इन 4 फेज में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा, आप समझ गए होंगे, और जो भी कुछ नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, डिक्लिनेशन ऑफ मुगल्स, यानी कि इनकी सल्तनत खत्म हो रही है। कैसे हुई खत्म, इनका जो इतना बड़ा एम्पायर था वो कैसे खत्म हुआ, इनके इतने बड़े एम्पायर के छोटे छोटे टुकड़े कैसे हुए, और ब्रिटिशर्स ने इनके राज पर, इनके एम्पायर पे कैसे राज किया। इन सारे सवालों के जवाब हमें आगे आने वाली वीडियोस में मिलेंगे। जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट मुगल एम्पायर वॉज अ वेरी बिग एम्पायर एंड वॉज वेरी रिच एंड हैड अ लॉट ऑफ मनी। जैसा कि हमें पता है कि मुगल एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ऑल ओवर पूरा इंडिया कवर किए हुए था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था और बहुत अमीर था, रिच था पैसे में, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इनकी मिलिट्री जो पावर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनकी जो ट्रेडिंग थी ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और तो फिर अगर ये इतनी सारी चीज़ें थी, इनका एम्पायर बहुत बड़ा था, इनके पास इनकी आर्मी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, इनके पास बहुत सारा पैसा था, तो भी इनका एम्पायर कैसे एंड हुआ। और जो ब्रिटिशर्स थे, फ्रांस थी, डच थी, पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, वो कैसे इंडिया आए और इन्होंने इन सब चीज़ों पे कब्जा किया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मुगल क्या करते थे। देखो ब्रिटिशर्स क्यों आए, इंडिया क्यों आए, उनका मेन टारगेट क्या था। मुगल एम्पायर क्या था ना, मुगल एम्पायर बहुत रिच था, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है, वो उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती थी। तो ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस थे उन्होंने देखा कि भाई इस देश में ये जो मुगल एम्पायर है ये बहुत पैसा कमा रहा है, या इनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो मुगल्स क्या करते थे, मुगल्स करते थे कि जो ट्रेडिंग करके जो पैसा कमाते थे, जो उनका बिजनेस होता था, वो सारा पैसा ना वो कहाँ लगाते थे, अपनी आर्मी पर लगाते थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मुगल्स वर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बाय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट ऑन हिज आर्मी। और इस वजह से यूरोपियंस थे
यूरोपियन, देखो यूरोपियंस का मतलब यहाँ पर अगर मैं नाम लेता हूँ तो यूरोपियंस का मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे डच, फ्रांस, ब्रिटिशर्स, पोर्टुगस, जो भी पुर्तगाली जो भी थे, जो भी कंट्रीज हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, वो सारे यूरोपियंस, यूरोपियंस का मतलब वही आता है, ठीक है, जितने भी कंट्रीज, वो सारे यूरोपियंस अट्रैक्ट हुए इनकी ट्रेडिंग देखकर, इनका बिजनेस देखकर, इनका पैसा देखकर, इनका इन्होंने जो पैसा कमाया वो आर्मी पर लगा रहे हैं या जो पैसा कमा रहे हैं ट्रेडिंग करके, उन सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हुए मुगल्स की तरफ, ठीक है। तो मोटो जो ब्रिटिशर्स का था इंडिया में आने का फर्स्ट टाइम, वो मोटो यही था, फॉर ट्रेडिंग, बट वाई इंडिया, बिकॉज, और ट्रेडिंग का तो इनका मोटो था इंडिया में आने का क्योंकि वो मुगल एम्पायर से बहुत अट्रैक्ट थे, ठीक है। लेकिन इंडिया ही क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत रिच थे, इनके पास पैसा बहुत था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि जो ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियंस थे उनको मसाले बहुत पसंद आते थे, जैसे काली मिर्च हो गया, गरम मसाले, या जो उनको और भी जो मसाले होते थे वहाँ पर बहुत कम मिलते हैं, तो अपने इन देश में मसालों की पैदावारी बहुत अच्छी थी और इस वजह से भी वो अपने देश की तरफ अट्रैक्ट हुए। या फिर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चर करके, या जो रॉ मटेरियल्स की पैदावार है जो कि उनके देश में नहीं हो पाती है, उन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट थे और इस वजह से उन्होंने इंडिया चूज़ किया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ, या नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको एक टाइम पीरियड बताऊँ कि 1707 के बीच का टाइम पीरियड और 1947 के बीच का टाइम पीरियड, ये वाला जो टाइम पीरियड है अप्रोक्स 200 साल का है। इस बीच में मैं अगर पार्टीशन करता हूँ तो आप पार्टीशन ये देखो कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने 1857 ईयर डाल दी यहाँ पर। तो 1857 ईयर मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि ये 1857 वो टाइम पीरियड था जब इंडिया ने अपनी पूरी कोशिश करी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने की। पूरी कोशिश मतलब कहीं ना कहीं हम 1857 में ब्रिटिशर्स से आज़ादी पा लेते, बट समहाउ किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम ब्रिटिशर्स को नहीं भगा पाए इंडिया से। तो मैंने अगर डिवाइड किया तो 1707 से लेकर 1857 इस बीच का जो टाइम पीरियड है अप्रॉक्स 150 ईयर्स का है, और यहां तक मुगल एम्पायर का जो एंड था वो हो चुका था। तो 150 साल लग गए 1707 से लेकर 1857 तक, करीब करीब 150 साल लग गए मुगल एम्पायर को ख़त्म होने में। और मैं 1857 से लेकर 1947 की बात करूं तो 100 साल लग गए कम से कम हमारे देश को आज़ादी मिलने में। और ये देखो 1857 के मैंने आपको बताया इंडियन रिबेलियन 1857 था, ठीक है, जब हमने इंडियन ने रिबेल किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल दिया, ठीक है। तो आप देखो 150 साल लग गए इतने बड़े एम्पायर को ख़त्म होने में, और 100 साल लग गए करीब करीब हमारे देश को आज़ाद होने में, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन क्यों हुआ, इसके पीछे का एक मेजर रीज़न, या फिर आप सीधा सा जवाब ये दे सकते हो कि जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब की जो पॉलिसीज़ थी, औरंगजेब जो स्कीम्स लेकर आता था, जिस तरह से उसका एम्पायर चलाने का तरीका था, या उसके अंदर जो लालच थी, सबसे बड़ी चीज़ जो औरंगजेब था ना वो बहुत लालची था, ठीक है, बहुत ग्रीडी था, और वो हर चीज़ ना मतलब कहीं ना कहीं पैसों को लेके, ज़मीन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत लालची था उसके पास, जबकि इतना बड़ा एम्पायर था फिर भी वो क्या करता था। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई, आप ये देखो, ये मराठास, ठीक है, ये गोलकोंडा, या फिर ये मैं बीजापुर, ये जो जगह की बात कर रहा हूँ ना, नॉर्थ, इधर साउथ साइड की, देखो उसके पास कहीं ना कहीं पूरा नॉर्थ था, अप्रोक्स पूरा नॉर्थ था, लेकिन उसके अंदर एक लालच थी, ग्रीडी थी कि वो साउथ के हिस्से को भी जीत ले। ये जो साउथ का हिस्सा ना इसको भी जीतना चाहता था, और वो इस हिस्से को जीतने के लिए उसने वॉर किया यहाँ मराठास से, गोलकोंडा से, बीजापुर से, ये जो मराठास हैं इन सब से लड़ाई करने की सोची और इस जगह को जीतने की। तो ऑब्वियसली जब वो किसी लोगों से कहीं कहीं जाएगा किसी ज़मीन को जीतने, किसी को कुछ कुछ पाने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे तो नहीं ये चीज़ें दान में कर दें, वो बैठे हुए हैं कि हम भाई लड़ाई नहीं करेंगे तुम ले जाओ। तो उन लोगों ने भी ऑब्वियसली वो लड़ाई करी, वॉर क्रिएट हुआ, ठीक है, उन्होंने भी आपस में लड़ाई करी। तो करीब करीब औरंगजेब ने जब युद्ध किया ना, इधर मराठा इस साउथ की तरफ जो रहने वाले लोग थे इनसे वॉर किया, तो करीब करीब 24 से 25 साल लग गए इस हिस्से की वॉर चलने में। और औरंगजेब ने क्या किया, इस हिस्से को जीतने के लिए उसने अब उसके पास जितना भी पैसा था ना, जितना भी पैसा था, जितनी भी आर्मी थी, उसने सब लगा दी। तो कहीं ना कहीं आप देखो वो फाइनेंशियली वीक हो गया,
ठीक है, तो यही सारी चीजें थी कि मुगल एम्पायर का एंड होना, कि औरंगजेब जो पॉलिसी थी वो नहीं ला पाया ढंग से, या वो अपने मुगल एम्पायर को नहीं संभाल पाया क्योंकि उसके अंदर लालच थी। ठीक है, वो और चीजें जीतना चाहता था, और जगह जीतना चाहता था, और पैसा कमाना चाहता था, जबकि उसके पास इतना बड़ा मुगल एम्पायर था जिसको वो संभाल सकता था, शांति से चला सकता था, लेकिन नहीं, उसके अंदर लालच थी और उस लालच ने उस मुगल एम्पायर को बर्बाद किया और वो फाइनेंशियली वीक हुआ, उसकी आर्मी वीक हुई, उसने 25 साल लगा दिए साउथ के हिस्से को जीतने के लिए। तो ये सारी चीजें थी मुगल एम्पायर के डिक्लिनेशन होने का, मतलब उसकी सल्तनत खत्म होने का। ठीक है, तो यही था इंट्रोडक्शन कि भाई अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री में कि मुगल्स का डिक्लिनेशन कैसे हुआ, कौन सा टाइम पीरियड था, ठीक है, जिसमें मुगल एम्पायर खड़ा हुआ, और मुगल एम्पायर का एंड कैसे हुआ, मुगल एम्पायर के टुकड़े कैसे हुए, ब्रिटिशर्स क्यों आए अपने देश में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कौन कौन से राजा थे जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थे मुगल एम्पायर की ड्यूरेशन, मुगल टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में, और जिनको भी चीज़ें नहीं समझ में आया ना, कोई भी कॉन्सेप्ट, आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत आराम से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में ये पढ़ाया कि ये भारत देश में आप देख सकते हो, ये पूरा जो साउथ का हिस्सा है, सॉरी नॉर्थ का ये वाला जो हिस्सा है, एक सेकेंड, ये वाला जो पूरा नॉर्थ का पार्ट है, ठीक है, ये एक मुगल एम्पायर था। इस मुगल एम्पायर को किसने खड़ा किया, उनका राजा का नाम था बाबर। और बाबर ने क्या किया, 1526 में इस मुगल एम्पायर को खड़ा किया, और 1526 के बाद टिल 1526 उन्होंने एक दिल्ली सल्तनत को हराया, एक युद्ध किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ जो कि 1526 में, और उन्होंने उस वॉर में, उस बैटल में इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी दिल्ली एम्पायर के, दिल्ली सल्तनत के सबसे आखिरी राजा थे, और बाबर ने उन इब्राहिम लोदी को 1526 में उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया, और उन्होंने दिल्ली एम्पायर को बना दिया मुगल एम्पायर, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो राजा थे वो मुगल एम्पायर के वो थे बाबर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि बाबर के जो बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बाद उनके बेटे आए अकबर, अकबर के बेटे आए जहांगीर, जहांगीर के बेटे आए शाहजहां, शाहजहां के बेटे आए औरंगजेब। इन 6 राजाओं के बाद मुगल एम्पायर एंड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो 6 राजा थे यही कहीं ना कहीं मोस्ट पावरफुल, स्ट्रांग और ग्रेट राजा थे, जिन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत अच्छे से चलाया, बहुत अच्छे से संभाला। किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि मुगल एम्पायर पे अटैक कर सके, उन्हें जीत सके, उनसे लड़ाई कर सके। लेकिन औरंगजेब ने इस मुगल एम्पायर का एंड ला दिया। और वो कैसे लाए, क्योंकि जो औरंगजेब थे वो बहुत लालची थे, वो हर जगह को वो पैसा और कमाना चाहते थे, वो और जगह जीतना चाहते थे। इस वजह से ठीक है, उन्होंने अपनी सारी पैसा, सारी आर्मी कहाँ लगा दी, साउथ की तरफ लगा दी, उधर जिधर मराठास, गोलकोंडा और बीजापुर वगैरह जगह थी, उनको वो जीतना चाहते थे। उन्होंने वहाँ 25 साल युद्ध किया, और 25 साल जब उनका वहाँ वॉर चला तो उन्होंने वहाँ पर सारी पैसे, सारी आर्मी लगाई, जिस वजह से वो फाइनेंशियली वीक हो गए, उनकी आर्मी भी कमज़ोर हो गई। और इस वजह से उस मुगल, और फिर जब औरंगजेब की डेथ हो गई, तो औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद उनके बेटे भी आए जिन्होंने राज किया, लेकिन वो इतने वीक थे, इतने कमज़ोर थे, जो कि उस मुगल एम्पायर को नहीं संभाल सके, और मुगल एम्पायर के टुकड़े हो गए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या बता दिया मैंने, ओके, मैंने ये सब बता दिया। ठीक है, फिर मुगल एम्पायर के जब टुकड़े हो गए तो ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने देखा कि मुगल एम्पायर की जो ट्रेडिंग है, मुगल एम्पायर जो पैसा कमा के अपनी आर्मी पर लगाते हैं, यानी कि पैसा बहुत है, मुगल एम्पायर बहुत बड़ा है, लैंड एरिया, ठीक है, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत रिच हैं, और बहुत रिच हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे अट्रैक्ट हुए। मसाले थे जो अपने इंडिया में, रॉ मटेरियल्स थे, जिस वजह से वो अट्रैक्ट हुए। और जब अट्रैक्ट हुए वो आए थे एक मोटो लेकर के हम ट्रेडिंग करेंगे इंडिया के साथ। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर चीज़ें देखी, यहाँ पर धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, और वो बिजनेस इतना बढ़ाते चले गए, और वो भी इतने लालची हो गए कि उन्होंने उन मुगल एम्पायर के जो टुकड़े हो गए उन पर भी राज करना शुरू कर दिया। और जब मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ओके, ये ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, और फेज़ 4 में मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिशर्स अपना राज करने लग गए, उसके बाद एक फेज़ 4 ऐसा फेज़ आया जिस वक्त हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या जो हमारे इंडियंस थे, हम लोग थे, जो हम लोगों ने उन ब्रिटिशर्स को भगाने की पूरी कोशिश करी, पूरे सारे चीज़ें करी, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल थी, और हमने 1947 तक इन ब्रिटिशर्स को भी इंडिया से भगा दिया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या आंसर्स बताए कि ट्रेडिंग थी, ठीक है, पैसा बहुत था, इनकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग थी, ब्रिटिशर्स, फ्रांस, डच, पुर्तगाली ये सब आए इंडिया में। ठीक है, इन्होंने ट्रेडिंग के मोटो से इंडिया में अट्रैक्ट हुए थे। मसाले थे अपने देश में जो कि उनके देश में नहीं हो पाते थे, इस वजह से भी वो अट्रैक्ट हुए। उन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए यहाँ पर आए।
ठीक है। और जो मुगल एम्पायर के टुकड़े हो गए तो उन लोगों ने उन पर राज करना शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया 1857 का। 1857 यानी कि 1707 से 1857 तक मैं बात करूँ 150 साल में मुगल एम्पायर खत्म हो चुका था। फिर 1857 से 1947 तक हमने इंडिपेंडेंस वॉर किया, जो कि 100 साल लग गए ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने में। यानी 1857 तक कहीं ना कहीं अपने इंडिया में अंग्रेजों का राज कंप्लीटली हो चुका था और मुगल एम्पायर खत्म हो चुका था। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने इन द एंड आपको ये बताया कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि औरंगजेब की लालच होना, और लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। मैंने आपको बताया औरंगजेब ने साउथ की तरफ अटैक किया, उन्होंने उस जगह को भी जीतने की चाहा। मराठास, बीजापुर, गोलकोंडा, यहाँ के जो एम्पायर्स थे औरंगजेब ने इन लोगों से लड़ाई करी, वॉर हुआ। वॉर 25 साल तक चला और औरंगजेब ने अपनी सारी कमाई, सारा पैसा, सारी आर्मी कहाँ इन वॉर में लगा दी, और जिस वजह से ये फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए, और इस वजह से पार्ट्स होना, जो मुगल एम्पायर के जो पार्ट्स थे वो ब्रेक होना शुरू हो गए, और फिर उन्होंने मुगल एम्पायर ख़त्म होने के जो उनकी स्टार्टिंग थी वो शुरू हो गई थी। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और आपको अभी तो देखो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, जस्ट मैंने आपको एक पुरानी थोड़ा सा पीछे वाले हिस्ट्री पार्ट से कनेक्ट किया है। ठीक है, स्टार्टिंग है, आपको आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप ऐसे ही जुड़े रहोगे, रेगुलर क्लासेस लेते रहोगे, तो आगे आने वाली बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपको मज़ा आएगा, आप स्टोरी वाइज समझ पाओगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।